हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको यह चैप्टर समझाऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एसोसिएटेड होता है केमिकल चेंज से, यानी कि जिस जगह पर भी केमिकल चेंज होगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी होगा। केमिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उस प्रोडक्ट को वापस हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इस तरह के चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं। और उसी तरह के जहाँ पे केमिकल चेंज होगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस भी होगा। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिस तरह से केमिकल चेंज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो केमिकल रिएक्शंस पहचानने के लिए आपके पास टोटल 4 आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात करेंगे कलर की, तो उसमें केमिकल रिएक्शन जब भी होगा वहाँ पर एक कलर चेंज होगा। दूसरी बात है केमिकल रिएक्शन जब भी होगा वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। तीसरा है टेम्परेचर चेंज हो सकता है। और चौथा है स्टेट चेंज हो सकता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए आपके पास 4 से 5 जो ऐसे कंसेप्ट है उसे आपको याद रखना है। कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। अब बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। तो कोई भी केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज को अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं उसे ही हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। मान के चलिए एक आपके पास एग्जाम्पल है जहाँ पर मीथेन प्लस ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करते हैं तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि इसे हम एक वर्ड में लिखे, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं उस तरह से इस वर्ड में लिखे हैं, तो इसे वर्ड इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस चीज़ में रिएक्शन हुआ है उसे रिएक्टेंट कहेंगे। यहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ है इसे रिएक्टेंट कहेंगे। और रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट निकला है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम लोग इसे साइंस के टर्म में लिखें, अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में, तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ऑक्सीजन का होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, वाटर का होता है H2O। तो इस तरह से रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो जो रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा गौर किए होंगे कि यहाँ पे 2O2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2H2O लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा गया है? तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन बैलेंस होता क्या है और किस तरह से करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। अभी हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन देखा जिसमें कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन लिखे थे। उसी को अगर हम केमिकली, यानी कि उसी को अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में लिखेंगे तो उसे ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्टर फॉर्म इज बाय राइटिंग इन इट्स फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एग्जाम्पल दिस। यानी कि अगर सिंपलर फॉर्म में, बिल्कुल छोटा टर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे जिसमें सारी डिटेल्स हो, तो उसे ही हम लोग रिएक्शन को कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं कि केमिस्ट्री के टर्म पे। तो जैसे हम पिछला एग्जाम्पल में देखे थे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का Mg लिख दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए O2, और जब रिएक्शन बनने के बाद जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट को लिख देते हैं MgO। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को समझे कि इस तरफ जो होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, इस तरफ जो होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपको क्या क्या बातें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात है कि जो केमिकल इक्वेशन होता है वो हमेशा नोन फैक्ट्स को बताता है। द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट द नोन फैक्ट्स, यानी कि जो पहले से इक्वेशन हो चुका है, जो पहले से रिएक्शन हो चुका है, उसी रिएक्शन को अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में लिखते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वो आपका क्या, नोन फैक्ट्स है, यानी कि जो पहले से रिएक्शन हो चुका है जिसका रिजल्ट मुझे मालूम है। दूसरी पॉइंट है द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फार्मूलाज फॉर द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी फार्मूला लिखेगा बिल्कुल सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है। तीसरी बात है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के साइड में अगर हम मास को ऐड करेंगे, उसका जो वेट नहीं बोल सकते, इसमें मास बोलेंगे, तो जो मास को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा
वो आपका प्रोडक्ट में जो मास को ऐड करेंगे वो दोनों इक्वल आना चाहिए, यानी रिएक्टेंट में जो मास होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट में मास होना चाहिए। उसे ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करते हैं, उसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शोइंग फेजेस इन केमिकल रिएक्शंस, सॉरी केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग अलग अलग फेज़ को दिखाते हैं। फेज़ का मतलब क्या होता है कि किस फेज में है, मतलब कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। तो वो 3 अलग अलग फेज़ में हो सकता है और भी फेज़ में हो सकता है। तो जिस फेज में वो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम लोग दिखाते हैं, उसे हम लोग फेज़ बोलते हैं। तो किस तरह से दिखाएंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर वो सॉलिड में होगा, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड में होगा तो उसे हम लोग S से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट में S से। यहाँ पर आप देखिए H2O यहाँ पे सॉलिड में है, तो ये H2O सॉलिड में था इसलिए इसको ब्रैकेट में S लिखिए। दूसरा है लिक्विड फेज, अगर लिक्विड फेज होगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, L से डिनोट करेंगे, उसे हम लोग ब्रैकेट में L से डिनोट करेंगे जो लिक्विड फेज होगा। गैसियस फेज होगा उसको हम लोग G से डिनोट करेंगे, उसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2O सॉलिड में है, ये H2O लिक्विड में है और ये H2O गैसियस फॉर्म में है। तो ये तीनों अलग अलग फेज में बताना है हमको रिएक्शन। और एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तो ये ट्रायंगल का बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ पर हीट है, ये ट्रायंगल हीट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम H2O सॉलिड में हीट डालेंगे तो H2O लिक्विड बनेगा, उसमें वापस से हीट डालेंगे तो H2O गैस बनेगा। ये आपको हीट को रिप्रेजेंट करता है जो ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास मस्ट बी इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अभी बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट के साइड में जो भी मास होगा उसका इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट के साइड में मास होगा। तो उसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। उसको बैलेंस करने का तरीका भी कुछ होता है, उसको और भी डिटेल में समझेंगे। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर बता देते हैं Mg लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है, ठीक है। Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Mg एक है, यहाँ भी Mg एक है, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन इस जगह पर आप देखिएगा O2 यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर O जो है वो मात्र 1 है। तो इसको बैलेंस करना है, यानी कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे देखिए O2 तो O जो 2 बन गया है, तो लेकिन साथ साथ में Mg भी 2 बन गया है। जब Mg 2 बना है तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो 2Mg प्लस O2 गिव्स यू 2MgO। ये अब देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है। यहाँ भी Mg 2, यहाँ भी Mg 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अनबैलेंस्ड का मतलब होता है कि अगर इधर साइड में क्लोरीन 2 है इधर और प्रोडक्ट में मात्र 1 है, इसका मतलब कि ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, H2 है, यानी हाइड्रोजन 2 है। जब प्रोडक्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड है तो इसको हमको बैलेंस भी करना होगा। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 गिव्स यू HCl, तो अनबैलेंस्ड है। तो जब यहाँ पर 2 HCl कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। कैसे, एक HCl था इसमें एक और HCl को ऐड कर दिए, तो इससे क्या हो गया, अब देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। यहाँ भी 2 H है, यहाँ भी 2 H मिल जा रहा है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ भी 2 Cl है। इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में इक्वल हो गया। तभी हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को बैलेंस्ड पहले से है, लेकिन इसको बैलेंस किए कैसे है उसको समझिए पहले। यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे CH4 यानी C 1 है और H 4 है, तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट के साइड में देखेंगे तो C 1 है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब H देखेंगे तो H मात्र 2 था आपके पास, जब H 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 से। तो जब 2 से H को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका H4, यहाँ भी H4 यहाँ भी H4, बिल्कुल मैच कर गया।
लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो गया, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, पहले ऑक्सीजन 1 था तो 2 हो गया। तो अब प्रोडक्ट के साइड में अगर आप ऑक्सीजन को देखिएगा तो यहाँ पहले 2 था और यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब 2 2 4 ऑक्सीजन। जब फिर रिएक्टेंट के साइड में देखिएगा तो यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा जहां पर सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और जल्दी जल्दी जितना हो सके बैलेंस कर सकते हैं, ताकि आपको भी समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, किस तरह के रिएक्शन होते हैं उसमें एग्जांपल बताऊंगा, और साथ ही साथ में आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें कुछ ट्रिक भी दूंगा जिससे आप आसानी से बना सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।